Hello students, myself Poonam Negi, Assistant Professor of रामेश्वरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट साड़ाबाई कुल्लू। आज जो है हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 9th बी जो कि आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, इसके 7th पार्ट टीचिंग ऑफ हिंदी, इस पे जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा भाषा कौशल का शिक्षण। हिंदी में जो है हम आज डिस्कस करेंगे भाषा कौशल का शिक्षण, इस पे जो है हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाषा कौशलों को जानने से पहले हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि भाषा कहते किसे हैं, भाषा होती क्या है, मानव समाज की भाषा क्या है, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी व्युत्पत्ति जो है कहाँ से मानी गई है, इन सब चीज़ों के बारे में जान लेना जो है हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भाषा के अर्थ पे। भाषा जो है संस्कृत भाषा की भष या भाष धातु से ली गई है, या भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा की भष या भाष धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है व्यक्तवाणी या बोलना। और व्यक्तवाणी या बोलने का अर्थ क्या है? भावों एवं विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति। कहने का मतलब क्या है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भष और भाष धातु से मानी गई है और इनका अर्थ होता है व्यक्तवाणी या बोलना। और आगे चलकर इसका जो अर्थ है वो है भावों एवं विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य अपने भावों को व विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान करता है। किसकी सहायता से? भाषा की सहायता से। भाषा की सहायता से मनुष्य अपने भावों और विचारों को किसी के सामने रख पाता है और सामने वालों के भावों और विचारों को समझ पाने में सक्षम हो पाता है। वाणी और वाक दोनों शब्द भाषा द्योतक हैं। वाणी और वाक दोनों ऐसे शब्द हैं जो भाषा के द्योतक हैं, जिनका संबंध बोलने से है। जैसे हमने यहाँ बात की व्यक्तवाणी या बोलना, तो वाणी और वाक दोनों शब्द जो है भाषा के द्योतक हैं, जिनका संबंध जो है बोलने से है। वाक का अर्थ जीवा भी होता है, वाक का अर्थ जो है जीवा भी होता है, जो बोलने में प्रमुख रूप से भाग लेती है। जब भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या विचारों का परस्पर विनिमय करते हैं, तो किसकी सहायता से हम ये कर पाने में सक्षम होते हैं? अपनी जीवा की सहायता से। जीवा की सहायता से ही हम भाषा का उपयोग करके विचारों का आदान प्रदान या परस्पर विनिमय करने में सक्षम हो पाते हैं। जैसे कि अगर हम विभिन्न भाषाओं की बात करें तो जैसे फारसी में जीवा को ज़बान कहा जाता है, अंग्रेज़ी में टंग कहा जाता है, फ्रेंच में जो है इसे लैंग कहा जाता है, लैटिन में लिंग्वा और ग्रीक में जो है जीवा को ले चैन कहा जाता है। जीवा की सहायता से ही हम भाषा द्वारा अपने भावों को व्यक्त कर पाने में सक्षम होते हैं। कहने का भाव ये है कि जीवा को अलग अलग भाषाओं में किसी भी नाम से या शब्द से उच्चारित किया जाता है, बुलाया जाता है, उसका उच्चारण किया जाता है, परंतु सभी दशाओं में सभी भाषाओं में जीवा जो है उस अपना प्रमुख भूमिका निभाती है। किसमें? भाषा को सार्थक बनाने में। या दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जीवा की सहायता से ही हम भाषा को दूसरों के समक्ष रख पाते हैं या भाषा को सक्षम या सार्थक रूप प्रदान करने में सफल हो पाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि भाषा का अर्थ के बारे में हमने जान लिया, लेकिन मानव समाज जो बोल सकते हैं उनकी भाषा कैसी होती है, और ऐसे समाज जो बोल नहीं पाता है, बोल नहीं सकता है, उनकी भाषा कैसी होती है, इसके बारे में जो है हम आगे चर्चा करेंगे।
पशु पक्षी समाज जो है अपनी भाषा को, अपने भावों को कैसे व्यक्त करता है। पशु पक्षी आदि जो हैं, जो नहीं बोल पाते हैं, ऐसे वो लोग जो हैं खतरा, प्रेम या विरोध की स्थितियों में अपने भावों को अपनी ध्वनि संकेतों की सहायता से अभिव्यक्त करते हैं। पशु पक्षी जो हैं, जब उन्हें प्रेम, खतरा, ये सब जो है इस स्थिति में जो है अपने भावों को अगर व्यक्त करना होता है, अपने मन के भावों को, तो वो क्या करते हैं, ध्वनियों के द्वारा और संकेतों के द्वारा जो है व्यक्त करते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये रहता है कि पशु पक्षियों की ध्वनि और संकेत, इनसे क्या तात्पर्य है कि पशु पक्षियों की ध्वनि क्या है, पशु पक्षियों के संकेत क्या है। तो आइए हम इस बारे में भी जान लेते हैं। पशु पक्षी की ध्वनि, ध्वनि उनका है उनकी चहचहाट, उनका चहचहाना, वो उनके ध्वनि संकेत हैं। और पशु पक्षियों के संकेत, उनके संकेत क्या हैं, जब वो किसी स्थिति में अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उनके हाव भाव, उनके जेस्चर, ये उनके संकेत हैं। और उनकी ध्वनि जो है, उनकी चहचहाट, उनके चहचहाट की का स्तर वो निर्भर करता है उनकी स्थिति पे। वो प्रेम की स्थिति में किस प्रकार से ध्वनि संकेत देंगे, विरोध या क्रोध की स्थिति में किस प्रकार से संकेत देंगे। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे कि पशु पक्षी जो है ध्वनि संकेतों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, और इसे ही जो है पशु पक्षी समाज की भाषा भी कहा जाता है। लेकिन वही जब हम मानव समाज की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है मानव समाज के अंतर्गत भाषा का अर्थ जो है वो कुछ अलग हो जाता है। भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा, इसकी परिधि पशु पक्षी समाज की अपेक्षा अलग और संकुचित हो जाती है, क्योंकि मानव भाषा का जो है व्याकरणिक आधार भी है, जिसके आधार पे जो है हम किसी भी भाषा का जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं व्याकरण के आधार पर। तो मानव समाज की भाषा या मानव भाषा का तात्पर्य है निरर्थक ध्वनि समूह से नहीं, बल्कि सार्थक ध्वनि समूह से। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मानव समाज की भाषा से हमारा तात्पर्य सार्थक ध्वनियों से है, ना कि निरर्थक ध्वनियों से। सार्थक ध्वनियाँ जिनका कोई अर्थ हो, जिनको समझ पाने में सामने वाला सक्षम हो, सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इसके बारे में हम आगे चलकर जो है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मानव समाज में जो है निरर्थक ध्वनियों की अपेक्षा सार्थक ध्वनियों को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। और वहीं मानव समाज भी जो है अपने भावों को, अपने विचारों आदि को प्रस्तुत करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के संकेतों का उपयोग करते हैं। और जैसे हमने बात की, पशु पक्षी समाज जो है ध्वनि संकेतों का उपयोग करते हैं, लेकिन उसी की अपेक्षा, उसी की तुलना में मानव समाज जो है मुख्य रूप से अपने भावों को प्रस्तुत करने के लिए, व्यक्त करने के लिए 3 प्रकार के संकेतों का उपयोग करते हैं। वे 3 प्रकार के संकेत कौन कौन से हैं? वे हैं, पहला स्पर्श संकेत, दूसरा है दृश्य या दृष्टि संकेत, तीसरा है ध्वनि संकेत। अब ये संकेत क्या होते हैं, इन्हें हम उदाहरणों की सहायता से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श संकेत की। स्पर्श संकेत ये होते क्या हैं, कि किसे कहते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए कक्षा में एक अध्यापक पढ़ा रहा है और वहीं उसी कक्षा में जो है कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, और अध्यापक द्वारा उन्हें देखे जाने पर एक साथी जो है अपने दूसरे साथी को कोहनी से धक्का मारकर या कोहनी मारकर इशारा करता है कि शांत हो जा। अध्यापक जो है हमें देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक साथी ने दूसरे साथी को अपने भाव कैसे व्यक्त किए? कोहनी मारकर।
यानी स्पर्श करके, उसे छूकर उसने संकेत दिया कि शांत हो जा। या फिर दूसरे शब्दों में मैं इस प्रकार से वर्णन करूं कि जब चोर रात के अंधेरे में चोरी करते हैं तो वह अपने साथी को उसका हाथ जोर से दबाकर संकेत देता है कि शांत हो जाओ, शोर ना मचाए। तो यहाँ पे भी जो है, इस स्थिति में भी जो है, चोर ने अपने साथी को किसकी सहायता से अपने मन के भाव व्यक्त किए? स्पर्श की सहायता से छूकर जो है उसने अपने साथी को बताया कि शांत हो जा, शोर मत कर। तो यहाँ उसने अपने विचार को, अपने मन के भाव को स्पर्श संकेत द्वारा व्यक्त किया। दूसरे संकेत की अगर हम बात करें, दृश्य या दृष्टि संकेत। अगर हम कक्षीय अधिगम की बात करें तो जैसे हमने शुरू किया कि मनुष्य 3 प्रकार के संकेतों का प्रयोग करता है। मान लीजिए कक्षा में एक अध्यापक आपको पढ़ा रहा है, वो बता रहे हैं कि मनुष्य, और वो अपने हाथ से 3 उंगलियों का इशारा करके कह रहे हैं कि मनुष्य 3 प्रकार के संकेतों का प्रयोग करता है। तो जो उन्होंने आपको अपनी 3 उंगलियां दिखाकर इशारा किया वो क्या है? दृश्य संकेत। अगर कोई किसी कारणवश आप अपने अध्यापक की बात को नहीं सुन पाए हैं तो आपने उनका इशारा देखा है, तो वो आपको दृष्टिगत हुआ कि उन्होंने 3 उंगलियां दिखाई थी, उन्होंने इशारा किया था 3, उन्होंने 3 उंगलियां करके जो है संकेत दिया कि मनुष्य जो है 3 प्रकार के संकेतों का प्रयोग करता है। या फिर दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कि जब एक खेल का मैदान होता है, क्रिकेट के खेल के मैदान की बात करें, उसमें जो है रेफरी या एम्पायर जब 2 खिलाड़ियों को आपस में स्थान परिवर्तन करने के लिए कहता है तो वह इतने बड़े खेल के मैदान में ऊंचे स्वर में या चिल्लाकर ये सब नहीं कह पाता है। तो वह उस स्थिति में क्या करता है? वह इशारा करता है अपने हाथों से। वह जो है इशारा करता है कि खिलाड़ी आपस में अपना स्थान परिवर्तन करें, और सामने वाला खिलाड़ी जो है उस इशारे को देखकर, वो इशारा जो है उसे खिलाड़ी को दृष्टिगत होता है, वह उसके कहने के भाव को समझता है और जो है अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो ये क्या है? दृष्टिगत संकेत होते हैं। और अंतिम है आपका ध्वनि संकेत। ध्वनि संकेत क्या होते हैं? ध्वनि संकेत जैसे कि मान लीजिए आप एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने जाते हैं और सामान खरीदते समय आप उन्हें संकेत देते हैं कि मुझे आधा लीटर दूध का पैकेट चाहिए जो कि 25 रुपये में आता है। यहाँ पे आधा लीटर दूध का पैकेट और 25 रुपये क्या है? संकेत है। आपने संकेत दिया कि आधा लीटर 25 रुपये और दूध चाहिए, और आपने ये संकेत किसकी सहायता से दिया? अपनी ध्वनि की सहायता से आपने ये संकेत दिया, अपनी जीवा की सहायता से। आपने जीवा की सहायता, जो ध्वनि निकली उसकी सहायता से, उस ध्वनि की सहायता से आपने संकेत दिया कि मुझे आधा लीटर दूध का पैकेट चाहिए जिसकी कीमत 25 रुपये है। तो ये क्या है? आपके ध्वनि संकेत। तो मनुष्य जो है इन्हीं 3 प्रकार के संकेतों का उपयोग करता है अपने विचारों का आदान प्रदान करने में। तो ये 3 प्रकार के संकेत थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम भाषा के अर्थ, भाषा, मानव समाज की भाषा, पशु पक्षी समाज की भाषा, इन सब चीज़ों के बारे में जान लेने के बाद अब हम बात करते हैं भाषा की परिभाषा के बारे में। अब भाषा की परिभाषा के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपना मत प्रकट किया है और भारतीय विद्वानों ने भी अपना मत प्रकट किया है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हेनरी स्वीट के मतानुसार, हेनरी स्वीट का यहाँ पे कहना है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। हेनरी स्वीट के मतानुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। हेनरी स्वीट जी क्या कहते हैं कि ध्वनि की सहायता से, ध्वन्यात्मक रूप में ध्वनि की सहायता से आप जिन शब्दों
का उपयोग करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ध्वनि की सहायता से शब्दों द्वारा हम जिन विचारों को प्रकट करते हैं उसे ही जो है भाषा कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर हम भारतीय विद्वान बाबूराम सक्सेना के बारे में बात करें तो इन्होंने भाषा के संबंध में अपने विचार कुछ इस प्रकार से प्रकट किए हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहा जाता है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहा जाता है। बाबूराम सक्सेना यहाँ कह रहे हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, ध्वनि और चिन्ह, जैसे हमने ध्वनि संकेतों में आपको एक उदाहरण दिया था कि आधा लीटर दूध का पैकेट जिसकी कीमत क्या है 25 रुपये है, उसी प्रकार से हम जिन चिन्हों या संकेतों को ध्वनि चिन्हों द्वारा जो है मनुष्य परस्पर जो है विचार विनिमय अपना विचार रखता है और दूसरों के विचारों को समझ पाने में सक्षम हो पाता है, उसे ही भाषा कहते हैं। दोनों ही विद्वान ने, पाश्चात्य विद्वान हेनरी स्वीट और भारतीय विद्वान बाबूराम सक्सेना ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं, लेकिन दोनों ही स्थितियों में कहने का तात्पर्य ये है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा और ध्वनि चिन्हों द्वारा जब मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है या आदान प्रदान करता है तो उस स्थिति को जो है क्या उसे क्या है भाषा कहा जाता है। तो ये थी भाषा की परिभाषा। अब हम बात करते हैं भाषा कौशलों को सार्थक बनाने में सहायक तत्व। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो मिलकर भाषा कौशल को सार्थक, सफल और सक्षम बनाते हैं। तो हम बीएड 3rd सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो है 4 कौशलों के बारे में बात की गई है। तो पहला कौशल है श्रवण कौशल, दूसरा है भाषण कौशल, तीसरा है वाचन कौशल और लास्ट है आपका लेखन कौशल। श्रवण कौशल अच्छा होगा, सुनने की क्षमता अच्छी होगी, अच्छे से हम सुनेंगे सामने वाले के विचारों को, भावों को, तभी जो है भाषा कौशल सार्थक और सक्षम हो पाएगी सही मायनों में। अगर आपकी भाषण जो है, आपका वाचन जो है अच्छा है, आप अच्छी प्रकार से जो है भली भांति प्रकार से उच्चारण कर रहे हो, बोल पा रहे हो, उस कौशल में जो है भाषण या वाचन कौशल में आपकी कोई त्रुटि नहीं है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है भाषा कौशल सार्थक होता है। और अंतिम है आपका लेखन कौशल। लेखन कौशल जब आपका सही मायने में अच्छे गुण जो हैं उसमें विद्यमान रहते हैं और अच्छी प्रकार से आप उसे प्रकट करते हो। इसका उदाहरण मैं इस प्रकार से दूंगी कि जब आप लोगों के वर्ष के अंत में परीक्षाएं होती हैं तो आप लेखन विधि द्वारा, लेखन कौशल के द्वारा अपने ज्ञान को प्रस्तुत करते हो और उस प्रस्तुतिकरण को अंकों के माध्यम से, ग्रेड के माध्यम से जो है रैंकिंग या आपका परिणाम जो है घोषित किए जाते हैं। इसीलिए जो है अध्यापक आपको कहते हैं कि आपका जो पेपर अटेम्प्टेशन है, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है आपका जो लेखन कौशल है उसमें जो है ऐसे ऐसे गुण सम्मिलित होने चाहिए, ऐसे ऐसे गुण समाहित होने चाहिए जो आपके लेखन कौशल को सार्थक बनाए और आपकी प्रतिभा को, आपके लेखन कौशल की प्रतिभा को जो है सफल बनाने में सहायता प्रदान करें। और ये 4 प्रकार के कौशल हैं जो मिलकर क्या करते हैं भाषा कौशलों को सार्थक बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, या फिर इन 4 कौशलों की सहायता से ही भाषा कौशल सार्थक या सक्षम हो पाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।